जय हिंद, वंदे मातरम। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं ये काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं। लेकिन ये 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम जॉब छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वे इंतजार कर रहे थे कि मैं इससे उगता जाऊं। कुछ कुछ, माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं, वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत है और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे रियल डैडी भी उन पर नाराज थे। मेरे रियल डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, सोचते हैं कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वह मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें इस घटिया नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तेज में कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाजा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतजार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वे मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थी। एक अधिक उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था और अब वह भी निकलकर जा चुका था। मकान खाली था और यहाँ मैं हवाई के उस सुहाने दिन एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज सरकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वे फोन पर बात कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआसी आवाज में मेरे मुंह से निकला, देखिए, आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी वयस्क से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है। लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। आपने मुझे खामखा इंतजार कराया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूँ लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूँ। अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झुकने लगे। अपनी टूटी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से में कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 1 घंटे के बदले 10 सेंट, हाँ हाँ।
मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे एहसास था कि कम उम्र के बावजूद मैं काफी बहादुरी दिखा रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपकी खातिर काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमीर डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा, क्या सिखाने का मतलब बोलना या लेक्चर देना ही है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह नहीं सिखाता है। और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा टीचर होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है। यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। यह आदमी कैसी बेकार की बातें कर रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वह मुझसे बात कर रहा है। अब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी हर हाल में छोड़ देनी चाहिए। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद करने की जरूरत थी। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो, तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज होते हैं और पलटकर धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। वे नहीं जानते हैं कि ये जीवन है जो उन्हें धक्के दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वे किस बारे में बोल रहे थे। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नजरों से मिली। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया, तो मैंने अपनी नजरें फेर ली। मैं जान गया कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था, जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है, तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो, तो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीजें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेहनती इंसान थे। लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही ये बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। मैंने पूछा, तो क्या आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूंगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का कैसा स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा।
वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सिखाने को कभी नहीं कहते। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे की खातिर काम करने में गुजार देंगे और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैं बेटा बेटा गौर से सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबिंब हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि तुम्हें जीवन के थपेड़ों का स्वाद चखाऊं, ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको। इसलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो 1 घंटे में सिर्फ 10 सेंट की खातिर काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। आखिर वे बोले, सबसे अच्छा यह रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज़ सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ, किसी दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज़्यादा आसान होता है। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। रिच डैडी ने अधीरता से कहा, लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं, तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची है, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखा, तुम अब भी यही सोचते हो कि समस्या मैं हूँ। वो तो आप है ही। देखो, ये नजरिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अगर तुम यह नजरिया रखते हो कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मेरे प्रति ज़्यादा सम्मान नहीं दिखाते हैं और मुझे नहीं सिखाते हैं, तो मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छी तरह कहा, अमीर डैडी ने कहा। ज़्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं, वे काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं, जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज़्यादा ऊंची तनख्वाह मिले। वह सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं। अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं, वे ये सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कम तनख्वाह को ही स्वीकार करना पड़ता है। मैं बेटा बेटा फर्श को घूरता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि यह जीवन का स्वाद था। आखिर मैंने नजरें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज से सुलझेगी? इससे, उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सिर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज से। ये वही पल था जब अमीर डैडी ने वह निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। यह एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे ये दृष्टिकोण सिखाया, जिसे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके और यह सुनिश्चित करना कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिलें। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं।
ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज हुए। अगर तुम नाराज नहीं होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते, तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धड़कती इच्छा की जरूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है, तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। लेकिन मैं कहता हूँ कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं। वे डरते हैं, मैं नहीं डरता। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।